अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत की कोशिशें जारी हैं कि उसको पास कराया जाए और मुख्तलिफ जो है वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से भी बात की जा रही है, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के साथ भी बात की जा रही है। इसके अलावा कोर्सिव एक्शन भी लिए जा रहे हैं। जो है वो पीटीआई की तरफ से ये बात आ रही है कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनको हरासा किया जा रहा है और ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनको किसी तरह भी जो है वो सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अभी बात की और उन्होंने भी सवालात उठाए कि जब हमने ये तय किया है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान ने, कि हम कंसेंसस से अमेंडमेंट करेंगे, तो ये कोर्सिव एक्शन, ये जो एमएनएज को हरासा करने का जो तरीक़ाकार है, ये क्यों ये अपनाया जा रहा है, ये क्या वजह है? तो अब ये चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अंगड़ाई ली। 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने 12 जुलाई को ये फैसला किया था कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पीटीआई की हैं, इनको मिलनी चाहिए। उसके बाद हुकूमत की 2/3 ख़त्म हो गई थी। हुकूमत बहुत ज़्यादा उस पर नालां थी। हुकूमत ने जो है वो एक इलेक्शन एक्ट में 2017 इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके जो है वो ये यानी कह दिया कि जी जो एक इंडिपेंडेंट लोग हैं जो एक पार्टी ज्वाइन कर लें वो दोबारा उस यानी किसी और पार्टी में नहीं जा सकते। इसके अलावा भी उसमें कुछ चीज़ें थीं। बज़ाहिर ये लग रहा था कि 12 जुलाई का जो फैसला था उसके असर को ज़ाया करने के लिए सिंपल लेजिस्लेशन की गई, ताकि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो कम अज़ कम 40 जो एमएनएज हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर में नहीं था उनका, वो उनकी जो सीटें हैं वो मखसूस वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल नहीं सकती। वो माले गनीमत दोबारा पीपल्स पार्टी नून में मिल जाए उनको और उससे हम 2/3 ले लें। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जो है वो क्लैरिफिकेशन जारी की और ये क्लैरिफिकेशन बड़ी टाइमली जारी हुई। क्लैरिफिकेशन ये जारी हुई कि जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के इफेक्ट को ख़त्म नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का असर जो है वो इस वजह से ख़त्म नहीं हो सकता कि वो आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन है और जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम वो सिंपल लेजिस्लेशन है। वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट की इंटरप्रिटेशन की होती फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को असर को ख़त्म किया जा सकता था सिंपल लेजिस्लेशन से। अब अगर आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17(2) इन आर्टिकल का को इंटरप्रिटेशन की गई है, तो उसको अब कैसे यानी सिंपल लेजिस्लेशन से ख़त्म कर सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह आज क्लैरिफिकेशन में कहा कि जी ये अनड्यू नहीं कर सकते अपनी जजमेंट को, और हमारा जो जजमेंट है वो आर्टिकल 189 के तहत बाइंडिंग है सारे इंस्टीट्यूशन पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, और इलेक्शन कमीशन को ये जो क्लैरिफिकेशन है ये भेजी गई है। अच्छा, इसी किस्म की जो एडवाइस थी लीगल, वो हमें ज़राए से पता चला था कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने दी थी कि जी ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम आप कर रहे हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने कहा कि जी ये टाइम बीइंग तो आपको सपोर्ट कर लेगी, जजमेंट इम्प्लीमेंटेशन के डिले में जब शार्ट ऑर्डर आया है तो आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हैं, तो ठीक है जी, डिटेल जजमेंट में पता चलेगा कि इन्होंने किस रीज़न पे की है। जब डिटेल जजमेंट में ये चीज़ आ जाएगी कि जी ये जो आइन में आइन के आर्टिकल्स हैं इनकी इंटरप्रिटेशन है, तो उसके बाद ये इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है इसका असर नहीं होगा। और अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने यही कहा था कि ये जो आपने तरमीम की हैं इससे आप जजमेंट के इफेक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का 8 जजेस का जो ओपिनियन है ये इनका नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफिस का भी ओपिनियन यही है और ये आम जो कानून को समझता है वही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी 62(1)(f) में तायाद नैली के लिए कानून बना सिंपल लेजिस्लेशन का, तो वो जजमेंट को इफेक्ट किया। वो मुझे याद है कि जब 62(1)(f) में तायाद नैली ख़त्म हुई, काजी फैसल साहब की सरबराही में जो लार्जर बेंच बना था, मंसूर अली शाह साहब भी थे, वो जजमेंट ओवरटर्न हुआ था। वो सदीक बलोच वाला, समीउल्लाह बलोच वाला, उमर अता बंदयाल साहब का, जो इसके अलावा ये नहीं हुआ था कि उसमें वो नायली इस वजह से ख़त्म नहीं हुई कि 62(1)(f) में कानून आ गया सिंपल लेजिस्लेशन से 62(1)(f) के
जो है वो नीचे सिंपल लेजिस्लेशन हुई है, तो उसकी वजह से हम तायात नैली ख़त्म कर सकते हैं। उसमें जो आपने देखा होगा कि वो समीउल्लाह बलोच की जजमेंट को ही, वो पूरी जुरिस्प्रूडेंस को ही जो है वो ख़त्म कर दिया था। यही मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पॉइंट था। और इलेक्शन कमीशन पे यही इतलात हैं कि उन पे दबाव भी है कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। फैसला इस जो इलेक्शन कमीशन का इजलास भी हो रहा है। अब इलेक्शन कमीशन का इजलास क्यों हो रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आज की जो क्लैरिफिकेशन है, इससे एक वादे हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट पे जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, देखिए याद रखें, हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जजेस पे भी बड़ा दबाव है। जजेस को भी लोग कहते हैं जी सत्तू पी के सो गए हैं, ये क्या, ये चुप करके ये कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं, वकील इनके बारे में बात कर रहे हैं, ये सब इन्होंने ओथ लिया हुआ है आइन की प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने का, तो ये क्या कर रहे हैं? तो जजेस ने, मेरा ख्याल है कि मेरी असेसमेंट ये है कि जजेस सिर्फ काजी फैसल साहब के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि काजी फैसल साहब जो हैं इंटरनली उनको कोई भी मूव है वो उसको ज़ाया कर देते हैं। अब भी कुछ इतलात हैं, कुछ वकीला से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि और कुछ होगा या नहीं, काई साहब की मसरूफियत में इजाफा हो जाएगा। इस ये जो हम क्लैरिफिकेशन जारी हुई तो काई साहब एक्टिव हो जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस को नोट लिखेंगे कि ये किस तरह इन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी कर दी, कहाँ आर्डर जारी हुआ, ये हुआ। तो मुबारक सानी में जो 2 आपने क्लैरिफिकेशन जारी की वो कहाँ से की थी, किस तरह की थी? अब चीफ जस्टिस जो है उसका तो नहीं है कि वो खुद जो मर्जी करे और 8 जज ना करें, सुप्रीम कोर्ट में तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। तो अब कारी साहब में भी थोड़े मसरूफ हो जाएं, क्योंकि कारी साहब का देखें ना, पूरा जो 1 साल उन्होंने पूरा, मैं समझता हूँ, जोर लगाया, वो सिंपल ये लगाया कि मौजूदा हुकूमत की 2/3 पूरी की जाए, इनको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, इतनी दी जाएँ कि ताकि इनकी 2/3 पूरी हो। रिकाउंटिंग में 3 मैंने नून लीग के बढ़ा दिए, 63 में रिकाउंट कहा गया कि वोट काउंट हो सकता है। ये सारा कुछ कारी साहब ने किया क्यों? कि मौजूदा जो निज़ाम है, मौजूदा जो हुकूमत है लेड बाई PMLN, इनको एक ताकि आईनी तरमीम ये कर सकें, करें ना करें, लेकिन काई साहब का ये था। तो अब भी 4-5 दिन मेरा ख्याल है वो एक्टिव ही रहेंगे। वो उनको ये नहीं है कि अब पीछे तो वो हटेंगे नहीं, जिस तरह की वो पोजीशन ले लें और ये आप कहेंगे जी वो आप अपने जजेस के साथ खड़े होंगे, उसके चांसेस तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता जो रोका जा रहा है उसकी वजूहात भी आपको 2-3 हफ्ते बाद पता चल जाएंगी। यही हुकूमत बताएगी कि हम क्यों नहीं हम मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कर रहे थे, ये चीज़ें सारी आ जाएंगी ऑन रिकॉर्ड। और ये जिस तरह नजला अभी गिर रहा है, कुछ साफ़ी बात कर रहे हैं फॉर्मर DGISI पे कि जी वो एक्टिव थे पहली आईनी तरमीम के हवाले से और इस वजह से। अब देखिएगा कि ये जो मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं होता या होता है डिले से, ये नजला किस पे गिरता है ये भी आप देखिएगा। ये नजला जो अभी कोई अगले हफ्ते 2 हफ्तों में जो रिटायर होगा उस पर ही गिरेगा कि जी उनकी वजह से वो ये चीज़ें, उन्होंने हर एक के ज़हन में ये बातें की, ये उन्होंने की या नहीं, लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग जिम्मेदार बात कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, लेकिन बात यही होगी कि कारी फैसल साहब ही जो है वो उनकी वजह से ये सारा कुछ आएगा। देखिएगा ये इसी तरह ही हमारा निज़ाम है कि जब कोई बंदा रिटायर हो जाए तो नज़ला सारा उस पर गिरा दो कि जी ये सारा कुछ इसकी वजह से हुआ था। तो खैर ये जो मखसूस नशिस्तों का यानी मामला है, यानी ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की क्लैरिफिकेशन है, इससे वाज़ेह हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो हैं वो सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो अपने टाइम पे अपने पते खेलेंगे, अपने पते दिखाएंगे, अपने पते, वो इस तरह नहीं होगा कि वो इस चीज़ जब आईनी तरमीम 14 सितंबर को भी टेबल होने लगी उस वक्त भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी की, आज भी की। मेन उनका ये है कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनको भी ये है कि इन हालात में अब हुकूमत मजबूर फिर हो गई है मौलाना फजल रहमान पे रिलाय करने, मौलाना फजल रहमान से बात करनी होगी। मौलाना फजल रहमान को स्ट्रेंथन किया है आज की क्लैरिफिकेशन। हुकूमत की कुछ वकला का ये है कि वो ये हुकूमत की चाल थी कि इलेक्शन कमीशन का इजलास बिठा दो, 1-2 प्रेस रिलीजेस भी जारी हो जाए कि जी वो ये हो रहा है, ओपिनियन आ रही है कि आप दे दें, ताकि मौलाना फजल रहमान को पता चल जाए कि आप वोट नहीं देंगे तो हम वैसे भी बंदे पूरे कर लेंगे, ताकि मौलाना फजल रहमान पे प्रेशर आए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ये 8 जजेस की ओपिनियन से ये है कि मौलाना फजल रहमान पे प्रेशर जो है वो कम हो गया। अब यानी मौलाना फजल रहमान अपना फैसला कर सकते हैं। अब जो इतलात आ रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये था कि हम नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF जब कंसेंसस से चल रहे हैं तो ये इस तरह की हरकतें करने की ज़रूरत क्या है।
और जो मेरे ख्याल में अभी भी कुछ वकला वो कह रहे थे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में बिलावल भुट्टो ने बहुत ज़्यादा स्टैंड इतना ले लिया, उस पर क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन ओवरऑल उनका जो इस वक्त भी जो है, एक तो इसमें कोई शक नहीं है 2009 से 23 तक जो कुछ अदलिया ने किया, एक पूरा एक चार्ज शीट है अदलिया के, और उनके गिले शिकवे ठीक होंगे कि पीपल्स पार्टी विक्टिम रही है। और लेकिन ये भी है कि अब ये बात भी हो रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का रोल अब भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। और मेरी तो ये भी इतला है, गवर्नमेंट सोर्सेज बता रहे हैं कि इस वक्त जैसे मंसूर अली शाह के लिए कोई जो ज़्यादा जो परस्यू कर रहा है कि उनका नोटिफिकेशन कर दें, वो चीफ जस्टिस बने, वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। क्योंकि इन्होंने एक दफ़ा पहले भी स्टेटमेंट दी कि जैसे मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या सूरत हाल बनेगी, लेकिन उनके हवाले से उनका है कि जी जैसे मंसूर अली शाह जो हैं वो उनके मुझे जो अगर हुकूमत से पता चला कि इस वक्त जो लोग जैसे मंसूर अली शाह के लिए एक्टिव हैं कि जैसे मंसूर अली शाह का ही नोटिफिकेशन हो, अगर ये आईनी तरमीम हम कर दें और ये सस्टेनेबल रहें, तो ये है कि उसके लिए ज़रूरी है कि आप मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कर देंगे तो ये जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है ये कम हो जाएगा और अपोजिशन नहीं होगी आईनी अमेंडमेंट, ये जो प्रपोज अमेंडमेंट हो रही है। तो ये है कि मंसूर एक तो अटार्नी जनरल मंसूर अमान वो इस हवाले से यानी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, उनका भी ये है कंसिस्टेंट व्यू है कि मंसूर अली शाह साहब का ही नोटिफिकेशन किया जाए। इसके अलावा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। कुछ लोग हैं जो हुकूमत के अंदर जो मुखालफत कर रहे हैं, मुनासिब नहीं है कि वो अब नाम उनके, क्योंकि वो डिनाई भी कर सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन कुछ लोग हैं और सबको मालूम है कि वो कौन है। और अदलिया के जो मैं जैसे बताया कि अदलिया में जो तकसीम है उसका भी जो वो नुकसान हुआ मंसूर अली शाह साहब को। मंसूर अली शाह साहब के हवाले से एक ही बात कन्वे की जा रही है कि जी मखसूस नशिस्तों में जी सारी बात हो चुकी थी, मंदोखेल साहब भी के जो नोट था उस पर सारा कुछ मान चुके थे, मंसूर अली शाह पीछे हट गए। ये बात कन्वे की जाती है और उस जगह कन्वे की जाती है जो असल फैसला साज है। ये कौन कर रहा है, ये चीज़ें 2-3 हफ्ते बाद ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो खैर अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है। देखें अभी जो इतलात आई है कि जी ये जो पैकेज है कुछ नुकात पे पहले राउंड में कुछ आईनी तरमीम होंगी, फिर उसके बाद 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम होगी। अब ये 26वीं आईनी तरमीम पे जो मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक हुआ है अदलिया के हवाले से, एक तो पैनल आएगा 3 जजेस का कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, दूसरा ये है कि जी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किस तरह बनेंगे उस पर बड़ा ज़रा एतराज़ है, लेकिन लोग कहते हैं तबाही से रुका जा सकता है अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने तो कोई इशू नहीं। मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कुछ जो लोग एक ये भी हो रहे हैं कि मामला कुछ हो रहे हैं, सेटल भी हो गए हैं। अब मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन अगले 48 घंटों में हो जाएगा, लेकिन मुझे ये है कि जी अगर नोटिफिकेशन हो जाता तो ये क्वालिफिकेशन क्यों हुई। बज़ाहिर ये लगा है कि मंसूर अली शाह साहब के लिए भी टेस्ट था और उन्हें ये टेस्ट अगर पूरा करते तो अपनी तबाही उनकी पहले दिन ही हो जाती, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती। और वो ये करते हैं कि जी मखसूस नशिस्तें चलें जी, माल गनीमत मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिस्कार्ड हो गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ, और वो खामोश रहते। तो फिर उनका टेस्ट हुकूमत कहती देखें जी अब तो ये सुधर गए हैं या जो भी होता, तो अब जो है कर दें इनका नोटिफिकेशन। तो मंसूर अली शाह साहब को भी अंदाज़ा है कि जब क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस बनने का क्या फ़ायदा। उनसे पहले कई ऐसे चीफ जस्टिस बने होंगे जिनके नोटिफिकेशन 3-3 महीने पहले आए, वो किन किन कमिटमेंट दे के आए, किस तरह चीज़ें हुई, उन्होंने क्या किया, आज उनके किन लफ्ज़ों में उनको याद किया जा रहा है। आज से 2 जो कई ऐसे लोग हैं, कारी साहब का आप देखें 2 साल पहले हमारे यानी आप प्रोग्राम उठाएं, वकील फैसल सिद्दीकी हो गए, सलाउद्दीन हो गए, हामिद खान हो गए, वो जस्टिस काजी फैसल साहब के बारे में क्या कहते हैं और अब क्या कहते हैं। तो देखें क्रेडिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रेडिबिलिटी, और उसके लिए चीफ जस्टिस आपने सिर्फ बनना ही नहीं है कि जी बन गए तो देखें। अगर बहुत से लोग कहते हैं कि साकिब निसार का अगर आखिरी साल ना होता ना, जिसमें वो कहते थे कि जुडिशरी आपका बाबा रहमत है और आप ये वो जो हरकतें 1 साल में उन्होंने ना की होती तो साकिब निसार की बड़े बड़े जजमेंट भी आए। ये जो 21वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनका 2015-16 में जजमेंट आया और कई मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स आया, उनकी बड़ी एक अच्छी एक थी, रिपोर्ट भी बेहतर हो रही थी। साकिब इफ्तिखार चौधरी के बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बड़े बड़े अच्छे फैसले की, पार्लियामेंट की मजबूती की बातें भी उन्होंने की, लेकिन वो 1 साल उनको मार देगा। काई साहब भी 1 साल अगर चीफ जस्टिस ना बनते
और उनका जिस तरीके से हुकूमत उनको फारिग कर रही होती। तो मुझे एक फार्मर अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने कहा था कि गाई साहब को जो उनकी 1 साल पहले जो हालात थे, जो एक रिप्यूट बन गई थी, वो कहते हैं कि अगर उनको हुकूमत निकाल देती तो मेरे दफ्तर में क़ायद आज़म के जो तस्वीर है उसके साथ नीचे मैं काई साहब की भी तस्वीर लगाता कि ये वो हैं जज जिन्होंने रेजिस्ट किया है मुक़्तदर हल्कों के ख़िलाफ़ और ये किया वो किया। लेकिन आखिरी साल उन्होंने जो किया वो आपके सामने है कि उसमें उन्होंने किस तरह अपने आप को डैमेज किया। फिर यही इफ्तिखार चौधरी साहब को देखें, वो उनकी क्या कुछ उनकी रिप्यूट थी, कितनी उनकी बात थी, लेकिन आखिरी 3 सालों में उन्होंने कर दिया। देखिए ये बात सिर्फ ओहदा लेना नहीं है, ओहदे यानी एजेंडा ड्रिवन अगर आप होंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। मंसूर अली शाह साहब का मसला क्या है? मंसूर अली शाह साहब का मसला ये नहीं है कि वो कोई प्रो पीटीआई जज है। उनके बारे में एक तो चार्ज जानबूझ के डाला जाता है कि जी वो इनको जी इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है, सारा नजला अतर मिनल्ला साहब पर। क्यों जी? अतर मिनल्ला साहब उनके पार्टनर रहे हैं, बचपन के दोस्त वो याह्या अफरीदी साहब, ये तो याह्या अफरीदी साहब पे मंसूर अली शाह साहब क्यों नहीं करते इन्फ्लुएंस डालते, या अतर मिनल्ला साहब याह्या अफरीदी साहब पे क्यों नहीं करते? मेरा ख्याल है कि ये एक गलत बात है। सबको मालूम है कि यार सुप्रीम कोर्ट को किसी का अलाकार नहीं बनना है, सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करनी है। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी पार्टी के खिलाफ अगर एक मुहिम चल रही है और उसमें हिस्सा बन जाए, जिससे साकिब निसार नून लीग के खिलाफ बन गए, तो हमारी क्या रह जाएगी? ये असल चीज़ थी जो मंसूर अली शाह साहब के माइंड में थी कि हमें अपनी क्रेडिबिलिटी बचानी है, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना, क्रेडिबिलिटी। तो इस वजह से अब काई साहब इस चीज़ को दिल में बदायर ये लग रहा है कि वो ले गए कि ये जो मखसूस नशिस्तों में फैसला है ये मुझे, ताकि मेरी एक्सटेंशन ना हो। देखिए अब एक्सटेंशन के लिए नंबर भी पूरे हो गए हैं, तो अब नून लीग ने क्यों नहीं काई साहब के लिए किया? ख्वाहिश हो कि भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि काई साहब पे ट्रस्ट किसी जगह नहीं है कि वो इस वजह से उनका नाम भी ड्रॉप हो। तो खैर अब मेरा ख्याल है कि कैबिनेट का इजलास कल होगा, मे भी आईनी तरमीम अप्रूव हो जाए, चीफ जस्टिस जो है वो याह्या अफरीदी हो जाएंगे, तो क्या हुकूमत समझ रही है कि उनके मसले हल हो जाएंगे? देखिए इस वक्त काई साहब के अलावा कोई भी चीफ जस्टिस बनेगा तो मामलात हुकूमत के ज़्यादा ही ख़राब हो। इवन काई साहब भी हो जाएंगे तो काई साहब ने अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी उनकी ख़राब हो चुकी है, यानी एक रिप्यूट अनफॉर्चुनेटली, बहुत अनफॉर्चुनेट है, तो उससे यानी वो चीज़ भी बढ़े है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है वो हुकूमत को भी सोचना समझना चाहिए कि अगर इस निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं तो हमें खाम खा जजेस के साथ पंगे नहीं लेना चाहिए। सारी जुडिशरी को ऑफेंड किया है इस वक्त हुकूमत ने। आपका क्या हाल है? जुडिशरी इन चीज़ों को भूलेगी? फिलहाल तो टाइम बीइंग आपने दबाया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन फिलहाल आपका क्या ख्याल है? नून और पीपल्स पार्टी इसी तरह ही रहेंगी, नून और मुक़्तदर हल्कों में मामलात इसी तरह रहेंगे। पाकिस्तान का निज़ाम है, ये 8-10 महीने बाद चीज़ें जो वो होती हैं, फिर देखिएगा जो हालात। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ देखनी चाहिए, इस एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। जुडिशरी को बहुत ज़्यादा जो है नहीं दबाव में रखा जा रहा है, इसका नुकसान सबको होगा। देखें पार्लियामेंट को किसने दबाया? एग्जेक्टिव को किसने दबाया? इफ्तिखार चौधरी साहब ने, साकिब निसार ने, या और गुलजार अहमद साहब, ये जो भी करते रहे उसका अब जब पार्लियामेंट को देखा है और एग्जेक्टिव ने देखा है, जो भी ये जमातें हैं, नून है, पीपल्स पार्टी की विक्टिम रही हैं जुडिशल एक्टिविज्म की, जुडिशल ओवररीच की, अब इन्होंने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो इन्होंने अब इनमें अब रहम नहीं है जुडिशरी के हवाले से। मेरी कल एक जी सीनियर रहनुमा थे पीटीआई के सेनेटर, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी जितना गुस्सा मैं अब देख रहा हूँ ये जुडिशरी के हवाले से, ये यानी जेन्युइन एक गुस्सा है। तो वो बात तो ठीक इस तरह है कि 2009 से लेके 2023 तक जिस तरह अदलिया ने आइन की इंटरप्रिटेशन करके जो कुछ किया है, उसका डैमेज वो जज हो रहे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अप्रूव किया, जिन्होंने तायाद नैली नवाज शरीफ की ख़त्म की, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस डिसाइड किया। काई साहब ने अकेले तो नहीं किया, 9 जजेस ने, उन 9 लिस्ट उन जजेस में से क्या मंसूर अली शाह साहब नहीं थे? नैब लॉ अमेंडमेंट में इमरान खान की पिटीशन किसने डिसमिस की? किसने कहा कि आप पार्लियामेंट में जाएं, सियासत करें, पीटीआई को एडवाइस बार बार? वो मंसूर अली शाह साहब। तो मंसूर अली शाह साहब के साथ अब कौन क्या कर रहा है ये सबके सामने। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इतनी पोलराइजेशन है कि कोई इंडिपेंडेंटली कोई भी एक्ट करेगा तो उसको नत्थी बना दिया जाएगा। इस वक्त ये है कि जी पहले ये गिला होता था सियासी जमातों को कि जी फलां जज ने मेरे साथ, मेरे सियासी लीडर के साथ ज्यादती की। अब ये मसला है कि जी हमारे साथ तो नहीं की, आपने हमारे मुखालिफ को रिलीफ क्यों दिया?
सिर्फ इस वजह से अब मंसूर अली शाह और ये जजेस पे विक्टिम बनाया, इनको टारगेट किया जा रहा है कि जी हमारे जो मुखालिफ थे पीटीआई वाले, उनको मखसूस नशिस्तें आपने दे दी, हमें माल गनीमत ख़त्म कर दी। अच्छा, क्या ये मखसूस नशिस्तें ख़त्म हो गया, आपका सिस्टम, आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई है? नहीं हुई, हुकूमत आपकी ख़त्म आगे भी नहीं होगी। आप खुद इस तरह की हरकतें करके करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, जजेस को भी अंदाज़ा है कि वो हुकूमत अगर घर भेजेंगे तो सारा नजला उन पर गिरेगा। पोलिटिकल स्ट्रेटजी पीटीआई को बनानी पड़ेगी, मौलाना फजल रहमान के साथ मिलना पड़ेगा, एक पोलिटिकल प्रोसेस है। इमरान खान की हुकूमत भी तो पीडीएम गवर्नमेंट ने ख़त्म की ना, पोलिटिकली की। तो ये कहना कि जी जज जो है वो ख़त्म कर देंगे, जज मेरा ख्याल है कि वो सारा कुछ फिर क्यों निकाला, नवाज शरीफ साहब एक लॉन्ग मार्च करेंगे कि पहले भी हमारी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी, अब भी ख़त्म कर दी। तो ये सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है कि ये जजेस नहीं अलाउ करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। और पोलिटिकल स्ट्रेटजी पीटीआई को बनानी चाहिए, उस हवाले से वो अपना करें, क्योंकि उनके इतने नंबर हैं, केपी में हुकूमत है, वो क्यों नहीं अपने मामलात यानी उनके क्यों नहीं ठीक हो सकते, कर सकते। खैर, अब जो हालात बने हैं, मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान स्ट्रेंथन हो गए हैं। ये जो भी आईनी तरमीम होगी, जिस तरह भी, इसमें सिर्फ मौलाना फजल रहमान ही का रोल है। मौलाना फजल रहमान ही जो चाहेंगे वही होगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो हुकूमत करेगी भी तो वो सस्टेनेबल नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान साहब क्यों कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में उनकी भी मजबूरियाँ हों, लेकिन फ़िलहाल उनकी सियासत ज़बरदस्त जा रही है। पीटीआई वाले उनके कभी उनके घर जा रहे हैं, कभी बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ जा रहे हैं, कभी नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, कभी नवाज शरीफ साहब उन्हें बुला रहे हैं। इससे यानी आप देख सकते हैं कि यही तरीक़ाकार है कि आप अपने आप को कितना रेलेवेंट रखा हुआ है। देखते हैं कि क्या हालात बनते हैं। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।